हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोसिस डिवीजन के बारे में। आज आप माइटोसिस कुछ इस तरह से पढ़ेंगे जैसे इससे पहले कभी ना पढ़ा हो। ट्रिक की हेल्प से हम जानेंगे कि माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी फेजेस होती हैं, इवन उनकी फेजेस में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। पहले तो होता है ऐसा है कि आप लर्न कर लेते हैं, सारा रट लेते हैं सारी चीजें, फिर ओवरलैपिंग हो जाती है। प्रोफेज का आप मेटाफेज में बता देते हैं, मेटाफेज का एनाफेज में, टीलोफेज में, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, सब खिचड़ी हो जाता है। लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी खिचड़ी होने की, मतलब डाउट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, एडिट नहीं करने वाला मैं, है ना। हाँ चलिए समझिए। लेकिन पहले क्या करना है आपको, इससे पहले इस चैप्टर की 2 लेक्चर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, पहले उससे समझना है। अगर वो दोनों वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक सिक्वेंशियल जो चीजें हैं उसे आपको फॉलो करती रहनी। इवन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, अभी इतना देख लिया तो फिर स्किप करके आगे चले जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट आगे चले जाएंगे, फिर बोलते हैं सर समझ में नहीं आया। भाई नॉलेज चाहिए तो टाइम तो देना पड़ेगा, है ना, पैसे तो लग नहीं रहे। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज चाहिए बच्चों तो टाइम तो देना पड़ेगा। और एक चीज करनी पड़ेगी आपको, वो क्या है सर, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। ठीक है, क्योंकि शिक्षा पर सभी का अधिकार है। ठीक है सर, ये शिक्षा पर सभी का अधिकार हो ना हो, आप अपने सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हैं हमसे, बात तो सही है, इतना तो करना ही पड़ेगा बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, एमाइटोसिस, बाकी सारी चीजें। ठीक है, डेथ ऑफ सेल भी हमने देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, तो एक्चुअल में जरा समझिए माइटोसिस डिवीजन होता क्या है। माइटोसिस डिवीजन किसका पार्ट है, एम फेज का, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो माइटोसिस डिवीजन होता क्या है जरा समझिए। मैं यहाँ पर लिखता हूं मेरे बच्चों, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। ठीक है, सारी चीजें आप नोट करेंगे। नंबर 1 क्या, माइटोसिस डिवीजन is called equational division। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। ठीक है, मेनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है कि इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, माइटोसिस। ठीक है, अब ये इक्वेशनल डिवीजन है क्या, आगे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड क्या है मेरे बच्चों, सेकेंड पॉइंट में 2 मैं पॉइंट लिखना चाहूंगा। पहला कि माइटोसिस डिवीजन को डिस्कवर किसने किया। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय किसने माइटोसिस डिवीजन को डिस्कवर किया। इवन माइटोसिस जो टर्म है ना, टर्म जो माइटोसिस है वो किसने दिया। टर्म मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, नाम। ठीक है, हिंदी में लिख लेना, मराठी में लिख लेना, गुजराती में लिख लेना, जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना पड़े, आसानी पड़े, उस लैंग्वेज में लिख लेना। टर्म मतलब क्या होता है, नाम। जैसे कोई बच्चा सोसाइटी में पैदा होता है तो उसका फादर तो कोई और होता है, ठीक है, लेकिन उसका नाम देने वाला जनरली कौन होता है, फैमिली के दूसरे मेंबर। ठीक है, बुआ हो गए, अंकल जी हो गए, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, है ना, ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस को जिन्होंने डिस्कवर किया, साइंटिस्ट का नाम था बच्चों स्ट्रासबर्गर। क्या नाम था सर, बर्गर पर ध्यान मत दे बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट का नाम है। स्ट्रासबर्गर ने ही आगे चल के, जब आप पढ़ेंगे क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो आपको पता चलेगा इन्होंने ही पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक को भी डिस्कवर किया था। विच आर 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। नीट का पूछा गया क्वेश्चन, सर समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 12th में जाएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, चले अच्छा, और देखो जो नाम दिया था, माइटोसिस जो नाम दिया गया था उसे किसने दिया था, उन साहब का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था, ए फ्लेमिंग। ठीक है, अदरवाइज ए हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, डब्ल्यू फ्लेमिंग, ए फ्लेमिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो बस ऐसा याद रखो, फ्लेमिंग तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग ने क्या दिया था नाम, माइटोसिस। और इन्होंने क्या किया था मेरे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान दे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीट में पूछा गया क्वेश्चन और एमएसटी में। फर्स्ट एंटीबायोटिक को भी डिस्कवर किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा, डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक हम लेते हैं ना, ठीक है, बीमार होने पे, ठीक है, कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसमें एंटीबायोटिक्स दवाएं खाते हैं ना। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक उसका नाम क्या था? पेनिसिलियम, ठीक है। उसका नाम क्या था? फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या था बच्चों? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को किसने डिस्कवर किया था बताइए? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। कहां से? कहां से बच्चों? तो यहां पर आगे लिख लेंगे फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम, ठीक है। देख रहे हो कितना भयानक नाम है। ये एक्चुअल में क्या था बच्चों मेरे? फंगस था, फंगाई। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं सारी चीजों को, ठीक है। ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं होगा, इस बात की गारंटी है मेरे बच्चों। आगे देखिए थर्ड पॉइंट क्या है मेरे बच्चों? माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल। माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल। तो सर सोमैटिक सेल क्या होती है मेरे बच्चों? टू टाइप की सेल होती है हमारी बॉडी में। एक होती है सोमैटिक सेल, दूसरी होती है जर्म सेल। तो सोमैटिक सेल जनरली क्या करती है? हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, वाइल जो जर्म सेल्स होती हैं वो गैमेट बनाती हैं, स्पर्म एंड ओवा, जिससे आगे चल के एक नई लाइफ प्रोड्यूस की जा सकती है। तो जो हमारा माइटोसिस डिवीजन होता है ना, वो किस में होता है? सोमैटिक सेल में होता है। क्लियर है? अच्छा, साथ ही साथ ये सोमैटिक सेल कैसी हो सकती है मेरे बच्चों? जनरली तो डायप्लॉइड होती है, लेकिन एक अलग से मैं लाइन लिखाना चाहूंगा आपको, फोर्थ वन, क्या? माइटोसिस अकर इन, माइटोसिस occurs in haploid, हैप्लॉइड को किसे दिखाते हैं? N से, एंड डायप्लॉइड, डायप्लॉइड को किसे दिखाते हैं? 2N, बोथ, ठीक है, बोथ सेल। यानी हैप्लॉइड सेल रहेगी तो भी उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, एंड डायप्लॉइड सेल होगी तो भी उसमें क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक है। हैप्लॉइड सेल क्या होती है? अ सेल हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखिए जरा, ये एक सेल है बच्चों, ठीक है, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस। अगर इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट मतलब क्या? जोड़ा ना, ठीक है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा तो इसे क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल, ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें भी माइटोसिस डिवीजन होगा। अच्छा, अगर कोई सेल है जो कि डायप्लॉइड सेल है, यहां पर देखिए ये एक सेल है, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। अगर इसमें डायप्लॉइड है मतलब क्या? टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, दो पेयर हैं क्रोमोसोम की, तो ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं? डायप्लॉइड सेल। और इसमें भी क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट और एम्स दोनों का क्वेश्चन पूछा गया है, इवन जिपमर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा था माइटोसिस डिवीजन अकर्स इन, तो उसमें हैप्लॉइड दिया था, डायप्लॉइड दिया था, इन बोथ नन ऑफ दिस। तो क्या चुनेंगे? इन हैप्लॉइड एंड डायप्लॉइड बोथ। क्लियर है मेरे बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। पता तो चले जो पढ़ रहे हो वो एक्चुअल में काम का है या नहीं है, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा जो है, फिफ्थ पॉइंट क्या है मेरे बच्चों? फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा? इन माइटोसिस डिवीजन, इन माइटोसिस डिवीजन one mother cell form two daughter cell which having equal number of chromosome, very important ना, equal number of chromosome देखो थोड़ा साउंड आ रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना है। इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू देयर पेरेंट सेल, है ना, पेरेंट सेल मतलब मदर सेल, ठीक है। कहना क्या चाहता है सर, समझ में नहीं आया, बताता हूं मेरे बच्चों। देखिए अगर यहां पर कोई सेल है, ठीक है, यहां पर देखो जरा, थोड़ा सा एक अलग सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, अलग कलर, ठीक है। यहां पर देख मेरे बच्चे, यहां पर अगर एक कोई सेल है, ठीक है, सेल है, तो ये क्या करेगी? डिवाइड होकर क्या बनाएगी? टू सेल बनाएगी। कितनी सेल्स बनाएंगी? टू सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, टू सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। और इस सेल के अंदर क्या होंगे? न्यूक्लियस होंगे ना मेरे बच्चों, ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे? न्यूक्लियस तो होंगे। हाँ सर जी, ये तो होंगे। अब समझिए, ये जो सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रही है, इसे बोलेंगे मदर सेल। क्या बोलेंगे? मदर
सेल। क्लियर है? अच्छा, ये जो नई सेल बनी ना ए और बी, इन्हें हम क्या लिखेंगे? ए और बी। ठीक है, ये क्या हुई मेरे बच्चों? डॉटर सेल। इन्हें क्या बोलेंगे हम? कंबाइनली क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। डॉटर सेल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा समझिए, जो प्रोसेस हुआ वो कौन सा हुआ? माइटोसिस। जिस प्रोसेस के थ्रू डिवीजन हुआ कौन सा हुआ है? माइटोसिस डिवीजन के थ्रू आप क्या कर रहे हैं? वन मदर सेल से टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मदर क्या पेरेंट में ही तो आता है। हाँ समझिए, लेकिन अगली लाइन क्या बोला है? देखिए बच्चों, फिर से मैं पढ़ता हूं। इन माइटोसिस डिवीजन वन मदर सेल टू फॉर्म टू डॉटर सेल। सर समझ में आ गया इतना? विच हैविंग इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू देयर पेरेंट सेल। ठीक है, यानी जो डॉटर सेल बनी है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके पेरेंट सेल के इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई माइटोसिस डिवीजन इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। समझ बेटा, अगर यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है मदर सेल में, तो जो नई नई डॉटर सेल बनेंगी ना, उनमें भी कैसे होंगे? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, वन ही होंगे। यानी अगर ये सेल हैप्लॉइड रहेगी, मदर सेल अगर हैप्लॉइड रहेगी, तो जो डॉटर सेल बनेंगी वो भी कैसी होंगी? हैप्लॉइड इन नेचर। क्लियर है? अगर क्या हो मेरे बच्चों, ये जो मदर सेल है वो डैप्लॉइड रहेगा, तो जो सेल्स बनेंगी डॉटर सेल वो भी कैसी होंगी? डैप्लॉइड। देखिए अगर ये डैप्लॉइड हुआ, 2n कर देते हैं हम इसे, तो क्या होगा? टू सेट ऑफ क्रोमोसोम यहां पर दिखेंगे आपको। तो ये जो डॉटर सेल बनेंगी ये भी कैसी होंगी? डैप्लॉइड। और इनमें कितने होंगे? टू सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आया? दैट्स व्हाई कॉल्ड। ठीक है, समझिए। अब यहां पर जो डॉटर सेल बनी है, इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो उसके मदर सेल के इक्वल है। ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल आर इक्वल टू देयर मदर सेल। दैट्स व्हाई माइटोसिस डिवीजन इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। बराबरी का डिवीजन हो रहा है। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर यहां तो अगर 4 क्रोमोसोम है, तो फिर बाद में यहां पर 4 कैसे आया? 8 कैसे हो गए? 8 क्रोमोसोम कैसे हो गया? मेरे बच्चों, कोई भी सेल डिवीजन करने से पहले कहां जाती है? इंटरफेज में तो मैच्योर होगी। तो जब जीवन कंप्लीट करने के बाद एस फेज में जाएगी, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, डीएनए बिकम्स डबल। तो 4 क्रोमोसोम रहेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8। तो 4 एक साइड चला जाएगा, 4 एक साइड दूसरी सेल में। बात समझ में आई क्या? हाँ सर, इसीलिए बोला जो फर्स्ट लेक्चर था उसे जाकर अटेंड करिए मेरे बच्चों। क्लियर है? आई होप डाउट क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं। 6 पॉइंट क्या है हमारा? ठीक है, 6 पॉइंट क्या है बच्चों? माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन does not form genetically different organism. Genetically different organism. ठीक है, इसका क्या मतलब है? that is clones are formed by माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन। सर ये क्या बोल दिया आपने? ये क्या बोल दिया सर? समझ में नहीं है, ध्यान से सुन बेटा। जो माइटोसिस डिवीजन होता है ना, जो माइटोसिस डिवीजन होता है, इसमें जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं होते। मतलब एक स्पीसीज से कोई दूसरी स्पीसीज नहीं बन सकती बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस डिवीजन। इसमें सिर्फ क्या बनते हैं? क्लोन्स। सर ये वर्ड बहुत सुना है, बट एक्चुअल में क्लोन होते क्या है समझिए। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्लोन। क्या बोला सर? यानी कि दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जीनोटाइप, जो डीएनए है, वो भी एग्जैक्ट सेम है, और उनकी मॉर्फोलॉजी मतलब वो दिखने में भी सेम है। ध्यान से सुन बेटा, वो बाहर से भी दिखने में सेम है और अंदर जो उनका डीएनए है सब कुछ सेम है, डिट्टो। तो उन्हें क्या बोलेंगे? क्लोन्स। क्या बोलेंगे? क्लोन्स। लेकिन सिर्फ बाहर से दिख रहा है बट अंदर डीएनए अगर चेंज है तो क्या बोलेंगे? उन्हें क्लोन्स बोलेंगे? बिल्कुल नहीं सर। बात समझ में आई? हाँ सर। तो जो माइटोसिस डिवीजन होता है उसके थ्रू क्या होता है कि क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मेरे बच्चों। ठीक है, और जो माइटोसिस डिवीजन होता है उसमें 4 फेजेस होती है। कितनी फेजेस होती है मेरे बच्चों? 4 फेजेस होती है। यहां पर देखिए,
जो माइटोसिस डिवीजन होता है उसमें 4 फेजेस होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 प्रोफेज, प्रोफेज। नंबर 2 मेटाफेज। नंबर 3 एनाफेज, एनाफेज। एंड द लास्ट वन इज नंबर 4 कौन सी बच्चों बताइए? टीलोफेज। क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक है, ये 4 फेजेस अगर कंप्लीट हुई तो माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री राम, जय महाकाल, जय भद्रकाली, है ना? ठीक है, आप लिख सकते हैं कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, या इसको नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लेगा बेटा फिर पढ़ाई नहीं होती है ना। नोट कर लीजिए, नोट बनाइए और अपनी टेक्स्ट बुक को अपने पास लेकर बैठिए। कुछ मिस्टेक है जिसे हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो हमने पढ़ा कि माइटोसिस जो डिवीजन होता है, ठीक है, जो माइटोसिस डिवीजन होता है उसमें 4 फेजेस होती हैं। ये सोमैटिक सेल में होता है, बाकी सारी चीज़ें। तो सर मुझे बताइए माइटोसिस एक्चुअल में जो फेजेस होती हैं उनमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है? इसके लिए हम आगे देखो यहाँ पे माइटोसिस ट्रिक, है ना? वो घड़ी आ गई, है ना, जिसका हमें था इंतजार। चलिए बच्चों समझिए। तो मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूं। ट्रिक क्या है? बड़ी भयानक ट्रिक है मेरे बच्चों, समझिए। कोई भी जो सेल होती है, ठीक है, जो सेल होती है वो कहां पर जाएगी? पहले मैच्योर होने से पहले कहां पर जाएगी? इंटरफेज में। तो इंटरफेज में मैच्योर होती है। जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा। जैसे जो सेल साइकिल होता है, शॉर्ट में लिखता हूं सीसी। ठीक है, सेल साइकिल जो होता है उसमें इंटरफेज होती है। ठीक है, इंटरफेज होती है मेरे बच्चों, और क्या होता है? एम फेज होता है। सर बार बार आप यही बता रहे हैं, जरूरी है मेरे बच्चों, समझिए। इंटरफेज में हमने देखा था G1 फेज, S फेज, G2 फेज। फिर एम फेज में 2 था कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और फिर क्या था मेरे बच्चों? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। अब जरा समझ बेटा ध्यान से। तो जब पहले जो कोई सेल बनेगी ना, नई सेल, तो पहले किस में जाएगी? इंटरफेज में, मैच्योर होगी। ठीक है, तो उसमें कंप्लीट करेगी G1 फेज, S फेज और G2 फेज। देन उसके बाद कहाँ आएगी? M फेज में। और M फेज में सबसे पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं माइटोसिस। क्या पढ़ रहे हैं हम? माइटोसिस। ठीक है, इसमें 3 प्रोसेस होती है, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। 3 टाइप से न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो हम अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? माइटोसिस। इससे पहले हमने ए माइटोसिस डिस्कस कर लिया है, और इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मियोसिस। क्लियर है? समझो, जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा तो सेल का डिवीजन करने के लिए क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये हमें पढ़ना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए मेरे बच्चों, तो एक ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक क्या है मेरे बच्चों? समझिए, ट्रिक क्या है मेरे बच्चों? ट्रिक ये है, पापा मम्मी, क्या नाम है? पापा मम्मी और तुम, और तुम क्या करोगे बच्चों? क्या करोगे पापा मम्मी और तुम? माइटोसिस को कंप्लीट करोगे। माइटोसिस को कंप्लीट करोगे। हिंदी आती है आपको? हिंदी हाँ सर आती है, बिल्कुल आती है। समझिए मेरे बच्चों, ये ट्रिक कहना क्या चाहती है। जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है? अब इसमें कोई नहीं बोलेगा सर आप, बिल्कुल नहीं। समझिए, एक्चुअल में आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को या मेरी लाइफ की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है? हमारे पेरेंट्स और खुद हम। ठीक है, ध्यान से सुनिए। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? हमारे पेरेंट्स, यानी पापा और मम्मी, साथ ही हम। ठीक है, तो अगर हमें माइटोसिस नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही, ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है, तो फिर से कौन सॉल्व करेगा? पेरेंट्स, पापा मम्मी और खुद हम। तो पापा मम्मी और तुम क्या करोगे? माइटोसिस को कंप्लीट करोगे, क्योंकि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, माइटोसिस नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए समझते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, पहले जरा समझिए, हमें फेज लर्न होगी ऑर्डर में, ऑर्डर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहां जो पापा का जो पी है मेरे बच्चों, ये क्या इंडिकेट करता है? प्रोफेज। क्या इंडिकेट करता है? प्रोफेज। क्लियर है? मम्मी का जो एम है वो क्या इंडिकेट करता है मेरे बच्चों? मेटाफेज। क्या इंडिकेट करता है? मेटाफेज। सर
ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया। और का जो ए है बताइए क्या इंडिकेट करता है, एनाफेज, क्लियर है। और तुम का जो टी है वो क्या इंडिकेट करता है मेरे बच्चों, टीलोफेज, टीलोफेज। यही तो बता रहा था मेरे बच्चों कि आप पढ़ तो लेते हैं, रट तो लेते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं, ओवरलैप हो जाता है, सब खिचड़ी बन जाता है, ठीक है। तो मिक्स ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, दैट्स वाई ये मैं ट्रिक आपको दे रहा हूं। अब ये लर्न करने वाली बात नहीं, पापा मम्मी का कैरेक्टर तुम्हें पता है तो सब लर्न हो जाएगा, माइटोसिस पूरा कंप्लीट होगा, क्लियर है। अब समझिए, जब हमारी सेल माइटोसिस डिवीजन में जाती है उससे पहले कहां जाएगी, मैंने बताया था आपको, इंटरफेज में। तो जब इंटरफेज में सेल हमारी इंटर करती है ना, तो कुछ चीजें होती हैं। क्या होती हैं, यहां पर देखिए मेरे बच्चों, जब सेल हमारी इंटरफेज में इंटर करेगी, तो ये सपोज करो हमारी सेल है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाना चाहूंगा, ये देखो हमारी सेल है, इसके अंदर क्या है मेरे बच्चों बताइए, ये न्यूक्लियस है। सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है मेरे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यही आपको समझना है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्या होते हैं बताइए, क्रोमोसोम होते हैं ना, क्या होते हैं मेरे बच्चों, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये देखो, बस यही आपको समझना है। ये समझ में आ गया कि इंटरफेज में क्या चीजें होती हैं, तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है मेरे बच्चों क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोम को हमें कुछ लिखना है, उसके लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूं, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ सर और क्या होता है मेरे बच्चों, यहां पर देखिए न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, न्यूक्लियोलस, क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस को भी हम कुछ नाम देंगे, क्लियर है। अच्छा, और क्या होता है सर, और मेरे बच्चों होता है सेंट्रियोल्स। क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है ना, इसका डुप्लीकेशन कराया था हमने। ये क्या है मेरे बच्चों, सेंट्रियोल्स। बच्चा रो रहा है, एक्स्ट्रा साउंड आएगा, हमेशा की तरह मैं एडिट नहीं करने वाला, थोड़ा एडजस्ट करिए, ठीक है। सेंट्रियोल, क्लियर है मेरे बच्चों। ये जो कंडीशन है किस में होती है, इंटरफेज में। ये जो हमने स्टेज बनाई है ना, ये कौन सी स्टेज है मेरे बच्चों बताइए, इंटरफेज। जब इंटरफेज कंप्लीट हो जाएगा ना, इंटरफेज जब कंप्लीट होगा तो हमारी जो सेल होगी वो कुछ इस तरह से होती है। अब चलिए समझते हैं जरा, हम जो होते हैं, हमारी प्रॉब्लम है ना, तो हम क्या है, क्रोमोसोम, वी आर क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, हम कहां पर हैं, हमारे अराउंड बाउंड्री कौन सी है बताइए, ठीक है। हमारे अराउंड बाउंड्री कौन सी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्रोमोसोम के अराउंड कौन सी बाउंड्री है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियस। तो ये बताइए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या हमारी बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री है हमारी। अच्छा जी, और हमारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है मेरे बच्चों, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसे हम घर में रहते हैं ना, तो घर में रहते हैं तो हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत रहती है, ठीक है। तो हमारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कौन सी है, न्यूक्लियोलस, इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी। थोड़ा भजन लग रहा होगा, एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी। चलिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है हमारी कौन सी है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। अच्छा, ये सेंट्रियोल्स क्या है, पापा ने सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा है, ठीक है, कि बदमाशी तो कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा बदमाशी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुन बेटा, हम क्या है, क्रोमोसोम, हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या, न्यूक्लियोलस, हमारी बाउंड्री क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस हम कह सकते हैं, बट क्या है एक्चुअल में, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं इरेज करके लिख देता हूं फिर से, नहीं तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे। इसे मैं लिख देता हूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर है। चलिए, तो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, बाउंड्री, ये सारी चीजें होती है। जब इंटरफेस कंप्लीट हो जाती है तो सेल किस में इंटर करेगी मेरे बच्चों बताइए, किस में इंटर करेगी, प्रोफेज में। किस में इंटर करेगी, प्रोफेज में। अब यहीं से बताइए, प्रोफेज मतलब क्या, पापा, प्रोफेज मतलब क्या, पापा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस इंटरफेज का, फिर उसके बाद मैं सारी चीजों को रिवील करता हूं। चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, सारी चीजों को मैं रिवील करता हूं, ठीक है। प्रोफेज मतलब क्या, पापा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ, ठीक है। चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना चाहूँगा, ठीक है।
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या था, बाउंड्री, ठीक है। चलो, तो पापा क्या चाहते हैं, समझिए पापा क्या चाहते हैं मेरे बच्चों। पापा चाहते हैं कि बेटा घर में बैठा बैठा क्या करेगा, थोड़ा बाहर निकले, है ना, अपनी बाउंड्री वॉल को ब्रेक करे, थोड़ा बाहर निकले और दुनिया देखे, कुछ सीखे। पापा यही तो चाहते हैं, ठीक है। लेकिन पापा ये भी चाहते हैं, बाहर तो निकल रहा है लेकिन क्या करे, बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ भी नहीं करनी चाहिए। तो एक दो लोग को कह देते हैं भाई देखिए ये इसको घर से बाहर निकलने को दे रहा हूँ, तो थोड़ा इस पर नज़र रखना, है ना, देखते हो कहाँ जाता है, कहाँ पर आता है, रास्ते में कुछ बदतमीजी किसी से करे तो बोल देना, है ना, पड़ोस वाले अंकल जी से ऐसा कहते रहते हैं, समझिए। तो हमारी बाउंड्री वॉल को कौन ब्रेक कर रहा है मेरे बच्चों, बाउंड्री वॉल को कौन ब्रेक कर रहा है बताइए, पापा। बाउंड्री वॉल क्या थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोफेज में क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए, प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या हो जाएगी, डिसअपीयर, क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। साथ ही साथ जैसे हम घर में बहुत बदमाशियां करते रहते हैं, तो जैसे ही पापा की एंट्री होती है सारी बदमाशियां खत्म, ठीक है। बदमाशियां हमारी क्या थी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी। एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या था, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या होता है मेरे बच्चों बताइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ प्लस न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस का भी क्या हो जाता है, डिसअपीयरेंस। तो पापा ने क्या कर दिया, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस को क्या कर दिया, डिसअपीयर कर दिया। बात समझ में आई क्या। अच्छा, फिर पापा ने ये तो कर दिया, साथ ही साथ क्या होता है मेरे बच्चों, सीसीटीवी कैमरा भी छोड़ दिया, मतलब पड़ोस वाले अंकल से कहते थोड़ा नजर रखना, ठीक है। तो ये जो सेंट्रियोल्स था ना, जो ये सेंट्रियोल्स इंटरफेज में था, ये क्या होता है, यहां पर रहेगा सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्रोफेज में सीसीटीवी कैमरा छोड़ दिया, ये टूवर्ड्स द अपोजिट पोल ये मूव करने लगता है, कब बच्चों, प्रोफेज में, ठीक है। तो क्या होता है मेरे बच्चों, मोमेंट ऑफ सेंट्रियोल टूवर्ड्स अपोजिट पोल। समझ में आया। सीसीटीवी कैमरा छोड़ दिया हम पे नजर रखने के लिए, है ना। और क्या बच्चों, अब हम थोड़ा बाहर, हमारी बाउंड्री वॉल ब्रेक हुई तो थोड़ा चौड़े में आएंगे भाई, अब तो करेंगे मस्ती, है ना। तो क्या होता है, हमारा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन मतलब क्या, हम लाइफ से सीखने लगते हैं, थोड़ा ठोकरे खाते हैं, धक्के खाते हैं थोड़ा, ठीक है, ये सारी चीजें। तो जो हम क्या है, क्रोमोसोम ना, पहले क्या होता है, क्रोमेटिन थ्रेड्स के फॉर्म में हम होते हैं, ठीक है। तो क्या होने लगता है बच्चों, क्रोमेटिन थ्रेड स्टार्ट टू कंडेंस, ठीक है। कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ये कब होता है मेरे बच्चों बताइए, प्रोफेज में। अब पापा ने अपना काम कर दिया है, अब किसकी बारी आती है, मम्मी की, ठीक है। तो मम्मी का कैरेक्टर क्या होता है, सबको पता है। अच्छा, इसको नोट करिए, मैं इरेज करता हूं इसे, ठीक है, बिकॉज अपने को चाहिए स्पेस, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब बताओ, यहां पर है बच्चों मेटाफेज, ठीक है। अब पापा की बारी यहां पर थी, पापा यहां थे, मीन्स व्हाट, प्रोफेज, है ना, प्रोफेज यहां पर था। अब किसकी बारी आई, मम्मी की, किसकी बच्चों, मम्मी की बारी आई। मम्मी मीन्स व्हाट, मेटाफेज, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या होगा, तो मम्मी का कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, बस इतना बता दे। मम्मी के लिए बच्चा छोटा होता है, खिला पिलाकर उसे मोटा कर देती है। ध्यान से सुन, मम्मी के लिए बच्चा छोटा होता है, उसे खिला पिलाकर मोटा कर देती है। और क्या चाहती है मम्मी, कि मेरा बच्चा ना बाहर ना जाए, घर के आंगन के बीच में रहे, मेरे पल्लू से बच के रहे, ठीक है। और बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा बच्चा मेरा, ठीक है। यही तो मम्मी चाहती है ना। समझ बेटा मैंने क्या बोला, मम्मी के लिए बच्चा छोटा होता है, उसे खिला पिलाकर मोटा कर देती है। तो बच्चा कौन, हम ना, वी आर क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्या होगा, बच्चा छोटा होता है, उसे खिला पिलाकर मोटा कर देती है, मीन्स व्हाट, क्रोमोसोम्स बिकम्स शॉर्ट एंड थिक। क्या होगा मेरे बच्चों, क्रोमोसोम बिकम्स शॉर्ट, छोटा होता है, एंड थिक, खिला पिलाकर मोटा कर देती है, एट मेटाफेज स्टेज। बात समझ में आई क्या, क्लियर है बच्चों।
एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, ठीक है। और मम्मी क्या चाहती थी, बाहर बच्चा जाएगा तो बिगड़ जाएगा, ठीक है, तो घर की आंगन के बीच में रहे और माँ अपने पल्लू से बांध के रखना चाहती है। समझ बेटा ध्यान से, तो क्या करेगी, क्रोमोसोम्स घर के आंगन के बीच में रखना चाहती है ना, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ सेल, आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ सेल, ठीक है, सेल के सेंटर में, यहां पर देखिए सेल के सेंटर में प्रेजेंट है ना, तो जब सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा तो ये बनाएगा एक प्लेट विच इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, फॉर्म मेटाफेजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट, क्लियर है। मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल का प्लेट का फॉर्मेशन कहां होता है, मेटाफेज में होता है। बात समझ आई, क्रोमोसोम शॉर्ट हो गया, थिक हो गया, कंडेंस ज्यादा हो गया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वो सेल के सेंटर में, घर के सेल क्या है, मतलब एक घर है तो उसके सेंटर में एकदम बीचों बीच प्रेजेंट होता है, तो क्या बनेगा, इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेजिक प्लेट। नीट में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सब, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिखेंगे, क्या नोट करके लिखेंगे बच्चों, ठीक है। जो मैंने बोला कि जब घर के आंगन के बीच में रखना चाहेगी मम्मी तो क्या करना चाहेगी, अपने पल्लू से बांध के रखना चाहेगी। पल्लू मतलब क्या बच्चों, यहां पर देखिए ये येलो कलर के आप देख रहे हैं ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये जो स्पिंडल फाइबर होता है मेरे बच्चों 97% ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी इन्हें कहते हैं, एंड 3% ऑफ आरएनए का बना होता है। याद रखेंगे, पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर क्या हुआ, माँ का पल्लू, ये बांधेगी किसको, अपने बच्चे को ना, बच्चा कौन, क्रोमोसोम, ठीक है। तो समझिए यहां पर मेरे बच्चों, यहां पर देखिए मैं क्रोमोसोम बनाता हूं, ठीक है, मैं क्रोमोसोम बनाता हूं, ये देखो ये रहा थोड़ा सा कुछ ऐसा, ये क्रोमोसोम है। सर ये किस टाइप का भयानक क्रोमोसोम आपने बना दिया है, जरूरी है मेरे बच्चों, समझिए जरूरी है, इसको समझिए जरा ध्यान से, ठीक है, जो मैं कहना चाहता हूं इसको समझिए। अब क्रोमोसोम की ये जो आर्म होती है इन्हें बोलते हैं क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमैटिड्स, है ना, क्रोमैटिड्स कहते हैं। और इसका जो सेंटर में पार्ट है ना ये वाला, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये इसे मैंने रेड से बना दिया है लेकिन इसे थोड़ा अलग कलर बनाते हैं, ब्लैक से, ठीक है। इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर का सेंट्रो मतलब क्या, सेंटर में प्रेजेंट होता है एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस पर एक प्लेट होती है मेरे बच्चों, ठीक है, इस पर क्या होती है, प्लेट होती है। यहां पर ब्लू कलर से आप प्लेट देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर। क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ओके मेरे बच्चों। अब जरा समझिए, ऊपर जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना वहीं से स्पिंडल फाइबर एराइज होते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखिए ये क्या है मेरे बच्चों, सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल, ठीक है, ये सेंट्रियोल है, यहीं से स्पिंडल फाइबर एराइज होते हैं। अब क्या होगा मेरे बच्चों बताइए, यहाँ सेंट्रियोल अगर ऊपर की तरफ है और यहाँ नीचे की तरफ सेंट्रियोल है, तो यहीं से क्या होगा, स्पिंडल फाइबर यानी माँ का पल्लू आएगा और कहाँ से अटैच होगा, काइनेटोकोर से, ठीक है, काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। ध्यान से सुनो, क्रोमोसोम के पास क्या होता है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पर एक प्लेट होती है विच इज कॉल्ड काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर जो होता है कहां पर अटैच होगा, काइनेटोकोर से, ठीक है, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होगा। इस लाइन को मैं लिखना चाहूंगा यहां पर नोट करके, ठीक है, नोट करके, क्या वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्पिंडल फाइबर, ठीक है, स्पिंडल फाइबर आर attached at kinetocore of centromere of chromosome, ठीक है। तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से क्या होता है, अटैच होता है स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है, 97% ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड 3% ऑफ आरएनए।
क्लियर है मेरे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और पॉइंट लिखेंगे मेरे बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम आर आल्सो डिटरमाइंड इन द फेज ऑफ मेटाफेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड साइज of chromosome, size of chromosome determine in मेटाफेज स्टेज। कब बच्चों? मेटाफेज स्टेज। क्लियर है मेरे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं, इससे ज्यादा कुछ भी पूछा नहीं जाता। अब जरा समझो, ठीक है, तो ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये जो ऊपर से आए हुए हैं, ये ऊपर की तरफ क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक टेंशन क्रिएट करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। और जो नीचे वाले स्पिंडल फाइबर है, ये जो इस सेंट्रोमियर से अराइज हुए हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे? ये नीचे की तरफ क्या करेंगे? खींचेंगे, पुल करेंगे। किसको? क्रोमोसोम को। बात समझ में आई क्या? तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है बच्चों, मेटाफेज कंप्लीट हो गया, मम्मी का सब कुछ कंप्लीट हो गया। मम्मी के लिए बच्चा छोटा होता है, खिला पिला कर मोटा करती है, और माँ अपने पल्लू से बांधना चाहती है, अपने बच्चे को बांध कर रखना चाहती है, और क्या चाहती है? मेरा बच्चा घर के आंगन के बीच में रहे। क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट थिक प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल फॉर्म मेटाफेजिक प्लेट एंड the spindle fiber are attached to the kinetochore of centromere of chromosome, and the number of chromosome and the size of chromosome are determined in metaphase of mitosis। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, बने रहिए चैनल पर, ठीक है। इरेज करते हैं इसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो बच्चों हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, बताइए क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? पापा के कैरेक्टर हो गए, मम्मी का भी कैरेक्टर हो गया, मेटाफेज भी हो गया। अब किसकी बारी? और क्या होगा? बवाल होगा। और मतलब क्या बच्चों? एनाफेज। और क्या? एनाफेज। अब जरा समझिए, यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? ऊपर की तरफ टेंशन क्रिएट करते हैं, पुल करते हैं, और ये नीचे वाले स्पिंडल फाइबर नीचे की तरफ इसे पुल करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। तो हम क्या होता है, जब कभी सपोज करो ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये क्या है बच्चों? सेंट्रियोल। यहां पर भी क्या है? सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल है। अब जरा समझ बेटा, अब ये ऊपर वाला सेंट्रियोल को सपोज करो पापा है ये, और नीचे वाला सेंट्रियोल कौन है? मम्मी, ठीक है। तो पापा और मम्मी में कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। पापा अपनी तरफ खींच रहे हैं, मम्मी अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, कि नहीं मेरा बच्चा है, मेरे साथ रहेगा, मेरी साइड लेगा। पापा बोले नहीं मेरा बच्चा मेरी साइड लेगा, मेरे साथ रहेगा, ठीक है। तो हम क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। भाई यार क्या हो रहा है फैमिली में, है ना, हम टूट जाते हैं। हम कौन? क्रोमोसोम। तो एनाफेज में क्या होगा? जब फैमिली में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्रोमोसोम क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहां पर ये टेंशन क्रिएट हुआ तो एनाफेज में क्या हुआ? क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके क्या लिखेंगे? क्रोमोसोम बिकम्स स्प्लिट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम बिकम्स स्प्लिट at anaphase stage from centromere, ठीक है, ठीक है। तो मीन्स व्हाट? सेंट्रोमियर जहां था ना हमारा एकदम पॉइंट वाला पार्ट, ये वाला देखो, ये क्रोमोसोम था, ठीक है, थोड़ा गंदा सा बना रहा हूं, ये क्या था? सेंट्रोमियर ना। तो सेंट्रोमियर ही क्या हो जाता है? सेंट्रोमियर ही क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। हम बीच से क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, ठीक है। हाफ ऑफ द पार्ट इस साइड, हाफ ऑफ द पार्ट इस साइड। तो यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम का हाफ ऑफ द पार्ट क्या हुआ? ऊपर की तरफ जा रहा है, हाफ ऑफ द पार्ट डाउन साइड जा रहा है, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? और इसे हम स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर भी कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तभी तो क्रोमोसोम क्या होगा? स्प्लिट होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द डॉटर
chromatids move opposite pole which required 30 मोल ऑफ एटीपी। 30 मोल ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसे मूवमेंट के लिए अपोजिट पोल पर जाने के लिए कितने एटीपी लगते हैं बताइए? 30 मोल ऑफ एटीपी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, थर्ड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है सर? देखिए एंड देखिए जब हम अपोजिट पोल पर तो जाते हैं, लेकिन इसी फेज में क्या करते हैं आप? शेप ऑफ द क्रोमोसोम को हम मेजर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, सो शेप ऑफ क्रोमोसोम आर डिटरमाइन इन एनाफेज। क्या होता है? एनाफेज। क्लियर है? तो जरा समझो, नंबर और साइज कहां पर मेजर किया था बच्चों? मेटाफेज में। बट शेप जो होता है कहां पर मेजर करेंगे बताइए? एनाफेज में। क्या क्या है? ये यू या फिर वी शेप का हो सकता है, या फिर एल शेप का हो सकता है, या फिर जे शेप का हो सकता है, या फिर आई शेप का हो सकता है। ठीक है, ये वो शेप होते हैं क्रोमोसोम के। डिपेंड करेगा कि क्रोमोसोम कौन सा है। ठीक है, मेटासेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। क्लियर है? अच्छा समझिए, तो कभी कभी जब छोटे मोटे झगड़े होते हैं, हम टूट जाते हैं, तो थोड़ा पापा की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा मम्मी की तरफ चले जाते हैं। तो छोटा मोटा अगर झगड़ा रहता है, बस ऐसी कोई नोक झोंक हुई बड़ी प्यारी सी, तो हम कभी कभी एडवांटेज भी लेते हैं पेरेंट्स से, है ना? हमें पता है तो पापा नहीं रहते, तो मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी तुम सही कह रही थी, पापा गलत कह रहे थे, पापा समझते नहीं है ना। तो मम्मी खुश हो जाती है, मम्मी बेटा तू मेरी साइड लिया कर मेरा लल्ला, ठीक है, तू बहुत अच्छा है, तू मेरी साइड लिया कर। फिर आप क्या बोलते हैं? मम्मी ऐसा है ना, सब तो ठीक है, फ्रेंड थोड़ा जा रहे हैं पिकनिक के लिए, कुछ पैसे मिलेंगे क्या, मैं भी जाऊँ? अपना काम निकालते हैं। फिर क्या हुआ? अच्छा मम्मी से कुछ पैसे ले ली, फिर जब मम्मी नहीं देख रही है या मम्मी नहीं है घर पे, तो फिर क्या करते हैं? पापा के पास जाते हैं, थोड़ा सा हाफ ऑफ द पार्टी। ठीक है, लो जी, एडिट नहीं करने वाला मैं। ठीक है, चलो समझो। तो जब मम्मी नहीं रहती तो फिर किधर की तरफ जाएंगे? पापा की तरफ। पापा के पास जाते हैं, पापा आप सही कह रहे थे, मम्मी नहीं समझ पाती ना, आप बताओ कितना आपको टेंशन रहता है हमेशा। ठीक है, तो पापा भी खुश हो जाते हैं कि बेटा मेरी साइड ले रहा है, मुझे समझ रहा है। फिर आप क्या बोलते हो? पापा 100 रुपये है क्या? थोड़ा सा बाहर जाना था, कुछ ज़रूरी था। फिर पापा से भी पैसे लेते हो, लेकिन याद रहे अब हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम किधर चला गया? टूवर्ड्स फादर। हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम किधर? टूवर्ड्स मदर, यानी अपोजिट पोल पर चला गया हाफ ऑफ द पार्ट। ठीक है, अब जरा समझो, लेकिन बाप तो बाप होता है। ठीक है, तो मम्मी पापा को पता चल जाता है कि यार ये तो बच्चा ना थोड़ा शरारत कर रहा है ना, दोनों से पैसे ऐंठ रहा है। फिर ठीक है, जब ये क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है एनाफेज में मेरे बच्चों, जब यहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, यहां पर पहुंच जाएंगे हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, फिर क्या होगा? पापा समझ जाएंगे ये तो बेवकूफ बनाकर हमें पैसे ले रहा है। ठीक है, फिर क्या करते हैं बच्चों? बाउंड्री वॉल लगा देंगे, बोलेंगे तेरी बाउंड्री मैंने ही ब्रेक की थी ना, बहुत बदमाश हो गया। एनाफेज का जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बताता हूं आपको। एनाफेज का स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे बच्चों, समझिए। जब ये अपोजिट पोल पर चला जाएगा, यहां पर देखिए, जब ये अपोजिट पोल पर चला जाएगा, ये सेल है, यहां पर अपोजिट पोल पर हाफ ऑफ द पार्ट, एंड हाफ ऑफ द पार्ट कहां पे? अपोजिट पोल। ठीक है, तो ये एनाफेज थी, ये कौन सी फेज थी? एनाफेज। ठीक है, अब कहां पर चला गया? ये अपोजिट पोल पर चला गया, तो फिर क्या होगा? टीलोफेज आएगी। कौन सी फेज? टीलोफेज, है ना। तो पापा बोलेंगे जब से तेरी बाउंड्री वॉल ब्रेक किया है ना, तब से तू बड़ा बदमाश हो गया है, मम्मी को भी बेवकूफ बना रहा है, पापा को भी बेवकूफ बना रहा है। तो ऐसा कर, तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, तो तेरा घर में ही रहना ठीक है। जब से तुझे बाउंड्री वॉल से निकाला है, बाहर निकाला है, तब से तू बहुत बदमाश हो गया है। ठीक है, तो तेरे राउंड में बाउंड्री वॉल फिर से लगा देता हूं, बाउंड्री वॉल फिर से लगा देता हूं। और क्या, जो तू एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता था ना, जो बदमाशियां घर में करता था, वही तू कर। ये ले एक्स्ट्रा एक्टिविटी तेरी। मीन्स व्हाट मेरे बच्चों? मीन्स व्हाट? जो बाउंड्री वॉल थी क्या थी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या थी बताइए? एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या थी? न्यूक्लियोलस। क्लियर है? सो टीलोफेज में क्या होता है बच्चों? टीलोफेज में क्या होता है? इन टीलोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस
न्यूक्लियोलस आर रीअपीयर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, जो कंडेंस हुआ था ना, छाती चौड़ी हो गई यार तो मुझे घूमने को मिल रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। फिर से क्या होगा, जो कंडेंसेशन हुआ है, जो कॉइलिंग हुई है वो क्या हो जाएगी, अनकॉइलिंग हो जाएगी। जो थिक हुआ था, मम्मी ने खिला पिला कर मोटा किया था, बोले बहुत बदमाश है, ले डंडे पे डंडे बरसेंगे तुम्हारे पीठ पर, ठीक है। तो फिर कैसा हो जाएगा बताइए, क्रोमोसोम बिकम्स अनकॉइल, कैसा हो जाएगा, क्रोमोसोम बिकम्स अनकॉइल, ठीक है। कंडेंसेशन जो होता है वो अनकॉइलिंग हो जाएगा, उसका अनकंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है, कॉइल्ड, ठीक है। अब जरा समझिए, तो ये बच्चों आ गई, देखो ये टीलोफेज आ गई, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऊपर भी मैंने टीलोफेज ही बनाई है, ठीक है। तो टीलोफेज में क्या होगा, जब ये सेल बनेगी तो यहां बीच में क्या होगा बच्चों, देखिए जब टीलोफेज में जाएगी हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को क्या कर दिया जाएगा, रीअपीयर, ठीक है, बाउंड्री वॉल लगा दी जाएगी। तो फिर धीरे धीरे क्या किया जाएगा, एक डिप्रेशन, सेल के मेम्ब्रेन में क्या होगा, एक डिप्रेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी क्या है, टीलोफेज, क्या है बच्चों, टीलोफेज। तो इसमें जो डिप्रेशन जो आ रहा है ना, एक कॉन्स्ट्रिक्शन जो आ रहा है, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब हमारी टीलोफेज तक जब सेल आ गई है तो कंप्लीट क्या हो गया, माइटोसिस डिवीजन। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, क्या होगा मेरे बच्चों, साइटोकाइनेसिस होगा। चलिए जरा समझते हैं। तो ये जो सेल होगी ना ऊपर वाली, क्या होगी, एक नई सेल बनाएगी, क्या होगी, एक नई सेल बनाएगी। ये नीचे वाली भी सेल क्या करेगी, एक नई सेल बनाएगी साइटोकाइनेसिस करके। कौन सी प्रोसेस हुई है बताइए, साइटोकाइनेसिस, क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस, क्लियर है। अब क्या होगा, इन दोनों ही सेल के अंदर क्या होगा बच्चों बताइए, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना, हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या थी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या थी, न्यूक्लियोलस होगा। और क्या होगा मेरे बच्चों बताइए, क्रोमोसोम तो होंगे सर, ठीक है। तो देखिए क्रोमोसोम भी है, ये देखो क्रोमोसोम भी है। तो मेरे बच्चों बताइए, ध्यान से समझिए, इनिशियली हमने एक ही मदर सेल ली थी, यहां पर देखिए सिंगल मदर सेल थी, और जब माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट हुआ तो कितनी सेल्स बनी, 2 डॉटर सेल्स बनी। ये जो नई सेल बनती है उन्हें क्या बोलते हैं, डॉटर सेल, डॉटर सेल, क्लियर है। और आप देखिए जरा, जो हमने मदर सेल ली थी उसमें भी 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, यानी कि डायपोलॉइड सेल थी। और ये जो डॉटर सेल बनी है ये भी कैसी है मेरे बच्चों, डायपोलॉइड सेल है। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर डॉटर सेल आर इक्वल टू देयर मदर सेल, दैट्स व्हाई माइटोसिस डिवीजन इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। बोलिए समझ में आया, हाँ सर आ गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे बच्चों। आगे चलिए सिग्निफिकेंस क्या है इसका देख लेते हैं और अंडरलाइन करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में, उसे भी हम समझते हैं, ठीक है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इरेज करते हैं, हम इरेज करते हैं मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया गया है, सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस दिया गया है। वेट ए सेकेंड, आगे चला गया, आजा भाई, एक सेकेंड मेरे बच्चों। ये क्या हो जाता है, इसीलिए गुस्सा आता है मुझे लैपटॉप पे अपने, ठीक है। रुक जाओ, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। इतनी बेइज्जती सर, दूसरा लैपटॉप ले लीजिए, YouTube इतने पैसे नहीं देता मुझे, ठीक है यार। ये कीबोर्ड ना, क्या करें क्या ना करें। रुक जाओ मेरे बच्चों, ये देखो हमारे पास ऑप्शन है ना, ऑप्शन है, ये लो, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस आ गया। हाँ सर जी आ गया, फिर यहीं पर आ गया। अरे यार क्या हो रहा है, आ गया, वाह जी वाह, क्या बात है, ठीक है। चलिए आइए जरा समझते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या होता है माइटोसिस का। देखिए ये डायरेक्ट हमारे टेक्स्ट बुक से है बच्चों। एज माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस को क्या बोला है, इक्वेशनल डिवीजन बोला है। क्यों बोला है हमें पता है। द क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन कांस्टेंट, तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जितना मदर सेल में होगा उतना ही क्या होगा, डॉटर सेल में भी होगा। बात समझ में आई क्या। अच्छा, इट इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस
न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बिटवीन द डॉटर सेल। क्या बोला है सर? कि न्यूक्लियर कंटेंट यानी कि न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बंटवारा होगा, और साइटोप्लाज्म मतलब क्या? साइटोप्लाज्म का भी इक्वल बंटवारा होगा, डिवीजन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली मतलब क्या? क्वांटिटी अमाउंट भी बराबर जाएगा और क्वालिटी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। आगे देखिए बच्चों, द हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए इज आल्सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सही है सर। द क्रोमोसोम इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, ये ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इस तरह से हमारा माइटोसिस कंप्लीट हुआ। आइए चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं कि जो मैंने पढ़ाया क्या वो किसी काम का है या फिर बेकाम का है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, जो ट्रिक देखिए क्या एक्चुअल में काम की है यहां पर देखिए बच्चों। चलिए बताइए मुझे, बाहर से साउंड आ रहा है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना। ठीक है, पड़ोसी बड़े सौभाग्यशाली लोगों को अच्छे मिलते हैं ना, और मुझे लगता है आप भी हमारे जितने ही सौभाग्यशाली हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है? रेफर टू द गिवन फिगर एंड आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, 41 से लेकर के 44 तक। तो 41 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, ऊपर जो डायग्राम दिया गया है इन 4 डायग्राम को ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो डायग्राम ए को ऑब्जर्व करिए, बी को ऑब्जर्व करिए, सी को ऑब्जर्व करिए और डी को ऑब्जर्व करिए, और बताइए कि ए वाला जो डायग्राम दिया गया है वो क्या है, जो बी वाला डायग्राम दिया गया है वो क्या है, सी वाला जो डायग्राम दिया गया है वो क्या है, डी वाला डायग्राम जो है वो कौन सी प्रोसेस है। ठीक है, और ऑप्शन यहां पर दिए गए मेरे बच्चों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सर ऑप्शन सी सही है क्या? लिखते हैं, जरा समझो। जो ये क्या है बच्चों, क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए ना, अपोजिट टुवर्ड्स अपोजिट पोल मूव कर रहे हैं, तो कौन सा हुआ? और यानी कि एनाफेज। कौन सा? एनाफेज। ए क्या है? एनाफेज। बी क्या है मेरे बच्चों? मम्मी क्या करती थी? मम्मी के लिए बच्चा छोटा होता, खिला पिला कर मोटा कर देती। और क्या? और क्या मेरे बच्चों? घर के आंगन के बीच में रखना चाहती थी ना। देखिए क्रोमोसोम कहाँ है? सेल के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये किसका करेक्टर था? मम्मी का, यानी मेटाफेज। कौन सा? मेटाफेज। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो जो सेल है मेरे बच्चों, ठीक है, जो सेल है वो कैसी है बताइए? अनकॉइल्ड है। ठीक है, तो ये कौन सी फेज हुई बताइए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तुम्हें दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन इसका नहीं हुआ है, तो मुझे बताइए कौन सा फेज हुआ? कौन सा फेज हुआ बच्चों बताइए? प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज। ठीक है, अच्छा और फिर बताइए यहां पर देखिए फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होगी और यहां पर साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो रहा है, दिख रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है। तो ये कौन सी फेज है? टीलोफेज। कौन सी फेज है? टीलोफेज। तो मुझे बताइए कौन सा करेक्ट हुआ बच्चों? पहले ए फॉर क्या होगा? ए का क्या होगा? एनाफेज होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन सी क्या हुआ मेरे बच्चों? करेक्ट हुआ। ए का क्या हुआ? एनाफेज। बी का क्या हुआ बताइए? बी कौन सा हुआ? मेटाफेज। सी क्या है बच्चों बताइए? प्रोफेज। और डी क्या है हमारा? टीलोफेज। क्लियर है? हाँ सर जी, क्या बात है। चलिए 42 बताइए, 42 का आंसर दीजिए मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग shows the correct sequence of given mitosis? करेक्ट सीक्वेंस बताया है, तो क्या हुआ बताइए? पापा, मम्मी और तुम। बताओ, पापा, मम्मी और तुम। तो पापा कौन सा इसमें? प्रोफेज है यहाँ पर। पापा कौन सा है? सी पोजीशन पर, तो क्या लिखेंगे? पहले सी है, फिर उसके बाद क्या होगा? पापा, मम्मी। मम्मी कौन? बी है, तो बी। फिर कौन सा? पापा, मम्मी और मतलब क्या? एनाफेज। तो क्या है? ए है। फिर क्या बच्चों? तुम, डी है। दिख रहा है क्या? डी वाला फिगर किसका है? तुम का। तो ये सीक्वेंस किस ऑप्शन में मिल रहा है? सॉल्व करिए। CBAD, CBAD मिला गया। CBAD ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ में आई मेरे बच्चों? बात समझ में आई? वेरी गुड, क्या बात है मेरे बच्चों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब ये तो मैंने बताया सर, एक एक क्वेश्चन, हाँ ये सभी के सभी नीट के क्वेश्चन है ना, नेशनल लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम, डॉक्टर बनने के लिए जो करते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व, वही। चल मेरे बच्चे बता, एट विच ऑफ द गिवन स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम अपीयर VLJ I शेप।
शेप ऑफ द क्रोमोसोम किस स्टेज में हम देखते थे? बताइए, ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट हुआ। ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट हुआ मेरे बच्चों। सर मेटाफेज में क्या करते थे? मेटाफेज में बच्चों हम नंबर और साइज मेजर करते थे। अच्छा सर एनाफेज में फिर क्या करते थे? मेरे बच्चों एनाफेज में ही तो हम क्या करते थे? शेप डिटरमाइन करते थे। जाकर देखिए एक बार फिर से, ठीक है, आपको पता चलेगा। तो शेप एनाफेज की स्टेज कौन सी है मेरे बच्चों? ए वाली, ठीक है। तो एक ऑप्शन कौन सा हुआ? एक, क्या बात है, एक का ए, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हुआ? ए, ठीक है। समझ में आया? काम की ट्रिक है, काम की ट्रिक है मेरे बच्चों। हाँ सर जी बहुत काम की ट्रिक है सर। बच्चों मजा आ रहा है? शेयर करिए, लाइक करिए, है ना, थोड़ा अपने भी हौसले बुलंद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, द बेस्ट स्टेज टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस इज और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट सीन एट, ठीक है, बोला है कि काउंट, ठीक है, काउंटिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो बताइए किस स्टेज में, माइटोसिस की किस स्टेज में हम क्या करते हैं? उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और नंबर, मतलब साइज जो है और उसका नंबर किस स्टेज में देख सकते हैं? अभी बताया, अभी बताया। सर एनाफेज है क्या? नहीं मेरे बच्चों। कौन सा? मेटाफेज। अरे मम्मी खिला पिला कर मोटा कर देगी तो दूर से दिखेगा गोलू आ रहा है। समझ में आया क्या? हाँ ठीक है। नंबर कहाँ पर दिखेगा? मेटाफेज में। नेक्स्ट देखो बच्चों, अच्छा मियोसिस का आ गया है, ठीक है, इसे मियोसिस में सॉल्व कर लेंगे। यहां पर देख बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर 20 वाला। ड्यूरिंग इंटरफेज आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसिस इन, अब बता बेटा, बताइए। यहां पर दिया है इन बोथ G1 एंड G2 फेज। जो ऑप्शन डी है फोर्थ वाला, वो क्या है? G1 एंड G2 बोथ, G2 बोथ, ठीक है, ऑप्शन 4 है ये। चलिए नीचे हो सकता है शायद आपको ना दिखे, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इसका? बोला है कि आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, पहले ही लेक्चर का वीडियो है मेरा, ठीक है, जाकर जरूर देखना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? ऑप्शन डी 4 वाला, ठीक है। G1 में एंड G2 फेज दोनों में ही क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, मीन्स व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? हाँ सर जी बहुत अच्छा सर, क्या बात है, मजा आ गया, है ना। चलिए मेरे बच्चों, मियोसिस डिवीजन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिए, ठीक है, हमें उसी से मोटिवेशन मिलता है। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हाँ, थैंक यू।